नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के वीकली करंट अफेयर्स में। आज हम 25 मई से लेकर 2 जून तक के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया गया कि 19 ऑपोजिशन पार्टीज ने बायकॉट किया है जो इनॉग्रेशन करने वाले हैं प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्ता का। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहां पर इसको बायकॉट करने का रीजन ये कहा जा रहा है कि भाई प्रेसिडेंट जो है उनको इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं, तो ये एक डायरेक्ट असॉल्ट है डेमोक्रेसी के ऊपर, जिसकी वजह से सभी जो ओपोजिशन पार्टी है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। अब यहाँ पर क्या रीजंस थे इस सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के? तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि अभी हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ेंगे। अब इतने ज़्यादा एमपीज को यहाँ पर पिछली वाली पार्लियामेंट में बिठाना मुश्किल था, तो इस वजह से अब हमने यहाँ पर ये चेंज किया है, मतलब एक नई पार्लियामेंट बनाई है। दूसरी चीज, ये जो स्ट्रक्चर है ये 1911 का बना हुआ है। इसकी हिस्ट्री कहती है कि जब किंग जॉर्ज V का दिल्ली दरबार लगा था। अब ये दिल्ली दरबार क्या था? जब कैपिटल आपकी शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली, आपको पता होगा बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, उस समय कलकत्ता भारत की कैपिटल हुआ करती थी। बट यहाँ से जब आपका जो बंगाल पार्टीशन है नल एंड वाइड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो कलकत्ता से इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज करके दिल्ली ले गए थे ये। तो उस समय किंग जॉर्ज V की सेरेमनी थी, उनको लाइक किंग बनाया गया था। तो उस समय यहाँ पर इस एरिया को डेवलप किया गया था सेंट्रल विस्ता को, यानी 1911 की एक बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है जो कि अपनी स्ट्रक्चरल लाइफ को पूरी कर चुकी है। अब वैसे भी ये स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर था, तो हमें उसकी जगह एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ना ही था। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इस पुराने स्ट्रक्चर को क्रिएट किसने किया था? तो आपको याद रखना है एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर, ये दो पर्सन थे। अब देखिए, एडविन लुटियन को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि कई बार दिल्ली के इस इलाके को लुटियन की दिल्ली भी बोला जाता है। इसके अलावा आर्किटेक्ट का काम निभाया है हर्बर्ट बेकर ने। यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रेजेंट जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं: पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इसके अलावा इंडिया गेट एंड नेशनल आर्काइव्स। और लास्ट में इसके सपोर्ट में एक बात और कही जाती है कि भाई हमने इसे इसलिए भी क्रिएट किया है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को, क्योंकि अभी जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो काफ़ी दूरी पे हैं, काफ़ी वास्ट एरिया में फैले हुए, तो जिसकी वजह से आपस में कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर इस वजह से भी ये नए स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल भी है। इस आर्टिकल में बात की गई है सेनेगल के बारे में। अब क्या है ये? 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और जब नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच दी थी, उससे जस्ट पहले नेहरू जी को ये एक छड़ी सी दिख रही है आपको, ये दी गई थी। इसी को कहा जाता है सेनेगल। अब इसका महत्व क्या है? तो यहाँ पर आप समझिए कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 1947 में पहली बार नहीं हुआ था, ये एक चलन है जो आपको चोला किंगडम में देखने को मिलता था। चोला किंगडम 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक साउथ इंडिया में रूल करता था। जब इन्होंने पल्लवास को हराया था तो उसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को साउथ में फैलाना स्टार्ट किया था। अब वहां पर चलन था कि जब एक शासक यानी एक राजा दूसरे राजा को पावर देता था तो उस समय ऐसा ही सेनेगल दिया जाता था। अब यहाँ पर अपने लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस सेनेगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, देखने में तो ये सोने का लग रहा है, बट इसके ऊपर सोने की प्लेटिंग है। एक्चुअल में ये सिल्वर का बना हुआ है। इसके ऊपर बहुत बढ़िया कढ़ाई की गई है, यानी कार्व्ड है ये, और ये लगभग 5 फुट का है। अब अगर हम चोला एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो चोला एम्पायर को हम एक सिंगल किंगडम या सिंगल गवर्नेंस के अंडर देखते हैं, बट फिर भी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यहाँ पर इन्हें डिवाइड किया गया था अलग अलग प्रोविंसेस में, जिन्हें मंडलम्स कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें अलग अलग तहसील्स में भी डिवाइड किया गया था, जिन्हें नडूस कहा जाता था। इसके अलावा जो यहाँ पर विलेजेस देखने को मिलते थे, ये सभी आपके सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स हुआ करते थे। इसके अलावा आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का आप ये कह सकते हो प्राइम देखने को मिलता था। बृहदेश्वर टेम्पल या राजा राजेश्वर टेम्पल, ये दोनों ही इनके टाइम पे बहुत खूबसूरत टेम्पल बनाए गए थे। इसके अलावा स्कल्पचर्स के बारे में अगर बात की जाए
तो नटराज जहां पर आप शिव जी को तांडव करते हुए देखते हैं, उस पोस्चर में देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रास कल्चर है इनका। और भूदेवी जहां पर अर्थ गॉडेस के बारे में डिपिक्ट किया गया है, ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो सिनेगॉल है, ये बेसिकली नेहरू जी को दिया गया था, तो उनकी मृत्यु उपरांत ये म्यूजियम में रख दिया गया था प्रयागराज में, जहां पर एक्चुअल में नेहरू जी का घर है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसके बारे में आपको चोला एम्पायर के बारे में भी पता होना चाहिए था और एग्जैक्टली इस मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, 3 जजेस की एक बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी है, इसकी भी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं पार्ट है आपके बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये पहली बार ऐसा इंटरप्रेट किया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही है कि भाई अगर आप लॉजिकली चलेंगे ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो कि बात करता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी 3 अलग अलग अंग हैं और इनका काम है आपस में एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखना। इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो ये हर रोज लगभग 11 लाख केसेस को हैंडल करते हैं। तो ये बैकबोन है आपके जुडिशियल सिस्टम की। तो इस वजह से इनकी इम्पार्शियलिटी को सिक्योर करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करें और इकोनॉमिकली इन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं। इसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया है पेमेंट के अंदर कि भैया जो रीजनेबल है और जो नेसेसरी है, जो इनको अपने काम करने के लिए पैसा चाहिए प्लस इनको अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो यहाँ पर इंश्योर करना होगा गवर्नमेंट को। इसके अलावा ये आपका जो जजमेंट आया है किस केस में आया है, तो एक पिटीशन फाइल की गई थी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के द्वारा, क्योंकि उनकी एरियर्स, ग्रेचुटी और रिटायरमेंट बेनिफिट काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप इनके सर्विस रूल्स को अमेंड कीजिए और तुरंत ही ये इंश्योर कीजिए कि किसी भी तरह से जुडिशरी डिपेंडेंट ना हो एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में बात की गई है NHRC के बारे में, जिसको एक्रीडेशन नहीं दिया गया है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अब सबसे पहले हम NHRC के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, फिर हम रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये एक्रीडेशन नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके पीछे कोई कानून होगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी। ये कहीं ना कहीं भारत ने जो पेरिस प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर मैं अभी इनके बारे में बात करूँगा क्या है ये प्रिंसिपल, जो पेरिस प्रिंसिपल को कंफर्मिटी देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, इसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर होते हैं। अब इसमें ये जो चेयरपर्सन होते हैं ये या तो CGI हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सिलेक्शन कमेटी में कौन आते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी में 6 मेंबर हैं। एक तो प्रधानमंत्री खुद, एक यूनियन होम मिनिस्टर, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आपके हैं, चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की, दोनों ही यहाँ पे आते हैं। स्पीकर आ जाते हैं और डिप्टी चेयरमैन जो आपके राज्यसभा के होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 6 मेंबर मिलके सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। इसके अलावा जो टेन्योर रहता है ये 3 साल का रहता है मेंबर्स का, या 70 साल तक की उम्र का। अब इन्हें रिमूव तभी किया जा सकता है या तो किसी इनकैपेसिटी के कारण, या इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया हो और ये कोर्ट में प्रूव हुआ हो। तो ये बात आपको NHRC के बारे में याद रखनी। अब बात की जाए पेरिस प्रिंसिपल्स की, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि भाई अगर आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी कंट्री में बनाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मैंडेट यानी पावर देनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी देनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली वो ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस को सॉर्ट आउट कर सके। इसके अलावा उन्हें ऑटोनॉमी देनी चाहिए किसी भी तरह से, जैसे फाइनेंशियल टर्म्स में या उनकी प्रमोशन या किसी भी तरह से वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये इंडिपेंडेंट रहें। इसके लिए चाहे आप कोई कानूनी प्रावधान बनाएं या कॉन्स्टिट्यूशन में जगह बनाएं। और साथ के साथ इसमें यह भी कहा गया था कि आप एज फार एज पॉसिबल डाइवर्स स्टाफ को लेके आइए या वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें पर्याप्त रिसोर्सेज देने की बात की जाती है, चाहे आप मैन पावर की बात करें चाहे आप फंड्स की बात करें, सभी तरीके से इन्हें पर्याप्त रिसोर्स देने की जरूरत है और पर्याप्त पावर भी। अब यहाँ पर भारत को ये एक्रेडिशन ना देने का कारण ये था
कि अभी भी आपको एनएचआरसी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलती है अपॉइंटमेंट के दौरान। इसके अलावा पुलिस का जो इस्तेमाल किया जाता है जब भी ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं उन केसेस में, ये भी गलत है और इसकी वजह से भी भारत के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान उठे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी का यहाँ पर कॉपरेशन नहीं देखने को मिलता है आपको एनएचआरसी के साथ, और ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टाफ्ड है जिसके कारण ये अपनी इंक्वायरीज खुद से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मार्जिनल ग्रुप्स जो हैं, चाहे वुमेन की बात करें, एससी एसटी की बात करें, उनको पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है, तो इन बेसिस पे भारत को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, अभी रिसेंटली हमने ये एक रिपोर्ट पढ़ी जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत के अंदर दूध की शॉर्टेज चल रही है। तो यहाँ पर जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इन्होंने कहा है कि अब हम और पुख्ता तरीके से सर्वेलेंस करेंगे ताकि दूध के प्रोडक्ट में किसी भी तरह की मिलावट ना हो। अब यहाँ पे एक बात जान के आपको हैरानी होगी, भारत के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है दूध की, बट करंटली हमारे पास दूध की शॉर्टेज हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे 3-4 कारण हैं। 3-4 कारण क्या है? अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत सी गर्मी पड़ रही है और क्लाइमेट चेंज जिस तरह से बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से गर्मी और बढ़ेगी भी। इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि जो जानवर हैं उनका मिसकैरेज हो जाता है कई बार। अब मिसकैरेज की वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि अभी भी मिल्क प्रोडक्शन कम है। इसके अलावा हीट के कारण कई बार जानवर असहज महसूस करता है, उसके कारण भी उनके आप कह सकते हैं बिहेवियर में चेंज आता है, और बिहेवियर में चेंज आने के कारण भी उनकी दूध की पैदावार कम हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि कोविड-19 के टाइम पे आपने लॉकडाउन देखा था। अब लॉकडाउन के कारण आपको ये देखने को मिला कि जो दूध वाले थे उनका बहुत सा दूध वेस्ट हुआ, तो उन्होंने दूध की प्रोडक्शन वैसे ही कम कर दी थी। तो इस वजह से भी अभी उस चीज़ से हम रिकवर कर रहे हैं। तो इस कारण भी आपको ये देखने को मिलता है कि भारत के अंदर अभी मिल्क प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। इसके बाद तीसरा मेजर कारण है लंपी स्किन डिजीज़। अब ये क्या है भला? देखिए, इसके कारण गाय भैंस के स्किन के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है छोटे छोटे दाने हो गए। अब ये दानों की वजह से कई बारी भैंसों में और गायों के अंदर आपको बुखार देखने को मिलता है, उनको सलाइवा निकलता है और इससे भी उनके साइकोलॉजी के ऊपर असर पड़ता है, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है जानवरों को। इसके अलावा अभी रिसेंट टाइम में आपको देखने को मिला है 30% इन्फ्लेशन फॉडर के अंदर। अब आप देखिए ना, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है आपको दूध के अंदर। अब जब पैसा कोई इंक्रीज नहीं कर पाता है या कोई किसान इस फॉडर को परचेज नहीं कर पाता है, तो उस समय आपको ये देखने को मिलता है किसान अपनी गाय भैंस को बेच देता है। तो वो भी एक कारण है। लेकिन एक पॉजिटिव ये चीज़ देखने को मिल रही है हमें कि भाई हमारे यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, यानी जैसे अमूल हो गया, वेरका हो गया, वीटा हो गया, यहाँ पर 1 से 2% इंक्रीज देखने को मिला है दूध में। अब ओवरऑल दूध की प्रोडक्शन कम हो रही है, बट यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको चक्कर में डाल रही है। तो इस वजह से फूड अडल्ट्रेशन के लिए ये सर्वेलेंस और पुख्ता कर रही है। अब लास्ट ईयर भी सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। तो आपने देखा होगा 12 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फूड्स को लेके, या आप ये कह सकते हैं कि अडल्ट्रेशन को लेके फसाई ने बहुत से रेड्स मारी थी। अभी इसकी रिपोर्ट्स वगैरह में ये पता लगा कि ऑल्दो इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन नहीं देखने को मिला। अब देखिए, अडल्ट्रेशन क्यों हम सोच रहे थे कि हो सकता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई जैसे लंपी स्किन डिजीज़ हो रही थी तो बहुत से स्प्रे किए जा रहे थे जहाँ पर जानवरों को रखा जा रहा है। इसके अलावा ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा था इनको ठीक करने के लिए, तो जिसकी वजह से रेजिडुअल कंटामिनेशन, यानी कि जो भैंस है, जब जैसे मान लीजिए उसने कोई केमिकल इनटेक किया, वो दूध में पहुंच जाए और उसकी वजह से दूध कंटामिनेटेड हो जाए, इसका शक जताया जा रहा था। तो इस वजह से आपको यहाँ पे रेड देखने को मिली थी। अब हम बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ये आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर बनी है। इन टोटल इसके 23 मेंबर है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 22 आपके अदर मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर लगभग 1/3 आपकी वुमेन मेंबर्स रहती हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये इंश्योर करता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडिया के अंडर। कई बार ये गाइडलाइंस इशू भी करता है वेरियस फूड प्रोडक्ट्स को लेके, और इसके लिए इसे हेल्प करती हैं आपकी वेरियस एक्सपर्ट कमेटीज़। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में हमें इतना ही जानना था। पहला आर्टिकल हमारा बात करता है अंडर ट्रायल्स के बारे में। अब क्या आर्टिकल है, क्या कंटेक्स्ट है, इसे समझने से पहले हम समझते हैं अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं।
देखिए मान लीजिए एक पर्सन है ये जिसका नाम है ABC, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो लोग एक दूसरे को टैग कर देते हैं। तो यहां पर आप समझिए कि इस ABC पर्सन ने, इसके ऊपर आरोप है कि भाई इसने चोरी की है। अब मान लीजिए अगर चोरी की इसे सजा भी होती तो इसे मैक्सिमम 6 महीने की सजा होती। बट हुआ क्या कि भाई हमारे यहाँ पर केसेस इतने पेंडिंग रहते हैं कोर्ट्स में, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से ये जेल में ही है। अब वैसे तो इसे बेल मिल जाती, बट क्योंकि इसके पास या तो वकील के लिए पैसा नहीं है या बेल अमाउंट पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये 4 साल से जेल में ही बैठा है। तो यहां पर इस पर्सन को कहा जाता है अंडर ट्रायल, मतलब एक ऐसा आरोपी जिसके ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बट क्योंकि कोर्ट्स में मामले बहुत ज्यादा डिले होते हैं तो इसके कारण इसे अपना काफी समय जेल में व्यतीत करना पड़ा। अब यहां पर जो दिल्ली जेल अथॉरिटी है, इन्होंने एक स्पेशल मुहिम स्टार्ट की है, जहां पर एक प्रपोजल रखा गया गवर्नमेंट के आगे कि भाई हम एक ऐसा स्पेशल फंड बनाते हैं जिसके तहत हम लोगों की लॉयर फीस प्लस बेल मनी, इन दोनों में से कुछ भी पे करके जो अंडर ट्रायल्स है, अगर इन्हें बेल मिल सकते हैं तो बेल दिलाएंगे। अब ऐसा करने के पीछे 2 रीजंस है। देखिए, अगर जेल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहेगी तो मान लीजिए मैं इस ABC पर्सन के अंदर कुछ रिफॉर्म लाना चाहता था, बट क्योंकि जेल में इतनी ज्यादा लोग हैं, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर रिफॉर्म की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल रुक जाती हैं। इसके अलावा जेल में फ्रिक्वेंटली आपको फाइट्स देखने को मिलती हैं, जिसके कारण कई बार जान माल का नुकसान होता है। साथ ही साथ जो हाइजीनिक कंडीशन सभी का अधिकार है, वो हाइजीनिक कंडीशंस को भी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं जेल के अंदर, बिकॉज बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाती है जेल के अंदर। अब यहां जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग है वो भी नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए कोई अभियुक्त है, हम उसको देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से अलग अलग सिनेरियो में बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए कोई सीरियल क्रिमिनल है, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेल में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई जो दिल्ली की जेल है, इसमें लगभग 10,000 प्रिजनर्स को हम रख सकते थे। अभी ये 20,000 क्रिमिनल्स आप यहां पर देख रहे हैं, मतलब प्रिजनर्स आप देख रहे हैं। तो यहां पर वैसे भी स्टेट इनके ऊपर बहुत सा पैसा खर्च करेगी। अगर अंडर ट्रायल्स 4-4 साल तक जेल में रहेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि भाई इन्हें बेल मिले ताकि सरकार का खर्चा कम हो। दूसरी चीज, यहां पर हम जेल के अंदर डीकंजेशन भी करना चाहते हैं। इससे ना केवल 20 से 40% लोगों को बेल मिलेगी, बल्कि हम इनके बुनियादी राइट यानी फंडामेंटल राइट्स को भी इंश्योर कर पाएंगे यहाँ। तो यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आजकल आप देख रहे हैं कि एविडेंस एक्ट जो आपके हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, बेल्स के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कुकी जुमी वुमेन सीक्स प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। अब यहां पर आपको समझना होगा कि पहले कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट समझने के लिए आप आइए मणिपुर के एरिया पे। अब यहां पे आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप देखने को मिलता है, दैट इज मेती। अभी जो मेती ग्रुप है ये यहां पर मेजॉरिटी में है। अब इन्हें अगर हम मेजॉरिटी के साथ साथ ये देखें कि क्या क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो ये SC कैटेगरी में भी आते हैं और OBC कैटेगरी में भी आते हैं। मतलब इन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिला हुआ है और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हायर पोस्ट में इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें यह कहा गया था कि मेती को, क्योंकि 1949 से पहले ये एक ट्राइबल कम्युनिटी भी थी, तो ST कैटेगरी के अंडर भी इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इनके डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं किया और जो आपके हिली एरिया की काउंसिल्स है उन्होंने भी इसके तरफ पुरजोर विरोध किया, तो इसकी वजह से यहाँ पर मणिपुर में अभी आपको बहुत सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, जिसके कारण यहाँ की जो महिलाएं हैं इन्होंने अभी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने की बात की है मणिपुर के अंदर। अब प्रेसिडेंट रूल के 2 आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आर्टिकल 355 जहां पर यह कहा जाता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसके बारे में इस साल क्वेश्चन भी आया कि भाई वो हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। साथ के साथ अगर कभी भी ऐसा लगता है कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कोई गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है, तो एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है आपके गवर्नर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है और प्रेसिडेंट फिर डिसाइड करते हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना है कि नहीं, जिसे कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है या स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अब इसके लिए इन्वोक किया जाता है आपका आर्टिकल 356, जहां पर यह कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी ब्रेकडाउन हो चुकी है और अब जो आपकी गवर्नमेंट है इसे डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया जाएगा इस एरिया में। अब ऐसा जब किया जाता है तो इसके पीछे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, यानी कि इसके अप्रूवल की जरूरत होती है आपको 2 महीने के अंदर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। अब यहां अगर मान लीजिए आपकी जो लोकसभा है
ये अभी फंक्शनिंग में नहीं है, मान लीजिए डिसॉल्व हो रखी है, तो मीनवाइल आपकी राज्यसभा इसे पास करेगी और जैसे ही नई लोकसभा बनेगी, इसका गठन होगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इसको स्वीकृति दी जाएगी लोकसभा के द्वारा भी। अब इसमें भी आपकी सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, एक टाइम के लिए 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको फिर से सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा दोनों हाउसेज से। ये मैक्सिमम 3 साल तक आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको इलेक्शन कमीशन की राय लेनी पड़ती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसे भी समझ लेते हैं। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शहर का या आप स्टेट का कहते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के अंडर चले जाते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि किस तरह से स्टेट का काम फंक्शनिंग करी जाए। मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट चीफ सेक्रेटरी स्टेट को रन करेंगे। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है, और लेजिस्लेटिव पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है आपकी पार्लियामेंट के ऊपर। तो यहां पे आपको इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब यहां आपको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में तो बता दिया है, बट सीवीसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, जो संथनम कमेटी जो आपकी 1964 में गठन हुई थी करप्शन के अगेंस्ट, उसकी रिकमेंडेशन पे बनी है। ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सीवीसी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, ये सीधा ही आपकी रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। ये हैंडल करती है जो भी आपके करप्शन से रिलेटेड एक्ट हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसके तहत जो भी मुकदमे होते हैं उनको ये हैंडल करती है। इसके अलावा सुपरवाइज करती है करप्शन के केसेस में सीबीआई को। अब यहाँ पर इसके 3 मेंबर रहते हैं, जिसमें एक आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और उसके अलावा 2 अदर आपके विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं। इनका टेन्योर रहता है 4 साल का या 65 साल की उम्र, और इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है जिसमें आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस आर्टिकल में इतना ही। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यहां पर बात की जा रही है कि WHO के जो ऑडिटर है उसके लिए सेकंड टर्म मिल गई है भारत को, मतलब भारत के कैग को, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। हम एक बार फिर से री इलेक्ट हुए हैं 2024 से 27 के लिए। ये टेन्योर लगभग 4 साल का रहेगा हमारा। अभी जो हमारे को वोट शेयर मिले हैं वो लगभग 156 कंट्रीज में से 114 कंट्रीज ने हमारे पक्ष में वोट किया है। इसके अलावा अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक बात की गई है। ये हेड करते हैं आपके इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को। इसके अलावा ये फ्रंट फिलोसफर एंड गाइड है पब्लिक अकाउंट कमेटी के। इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब इन पर्सनल। अगर जो प्रेसिडेंट है हमारे वो एक डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे तभी आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया जा सकता है। इनका टेन्योर रहता है 6 साल का और 65 साल की उम्र, मतलब दोनों में से जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये रिटायर हो जाएंगे। और इनके रिमूवल के लिए ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं एज पर द कंडीशन गिवन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इनका काम क्या है, ये गार्जियन है पब्लिक पर्स के। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि अगर फाइनेंशियल स्फेयर में मुझे पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है तो इनकी रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अब आपको यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना है कि यहाँ पर ये किन को रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी, क्या पार्लियामेंट को डायरेक्ट करते हैं या प्रेसिडेंट को, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ ये चीज़ आप याद रखना कि फाइनेंशियल स्फेयर में पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कौन करता है, आपका कैग। जैसे आप सभी ने देखा होगा आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स चले हैं जैसे प्राइम, G5, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस। अब ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग के सीन्स दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं कि भाई इससे कहीं ना कहीं जो सिगरेट स्मोकिंग है वो बढ़ सकती है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे जो आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं अगर उसमें कोई स्मोकिंग का सीन आता है तो वहाँ पर एज पर सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2004 के अधीन जो आपके लॉ गिवन है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में आपको ब्लैक कलर के फॉन्ट में वाइट बैकग्राउंड के अंदर एक वार्निंग देनी होगी कि स्मोकिंग किल्स। इस मैसेज को रीडेबल फॉर्म में आपको दिखाना होगा वहाँ पे, मतलब एज पर स्क्रीन आप उसे छोटा नहीं करेंगे, मतलब इतनी तो उसका फॉन्ट का लेवल रखना होगा कि लोग उसे पढ़ सकें। अब अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म इससे कंप्लाई नहीं करता है तो यहाँ पर एक नोटिस इशू किया जाएगा जिसके बाद उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। अगर फिर भी कोई OTT प्लेटफॉर्म इस चीज़ को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
अब यहाँ पर किन कंटेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर जो भी आपके ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट होंगे, यानी कि ऐसे कंटेंट जो ऑडियो विजुअल कंटेंट, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के कंटेंट जो ऑन डिमांड आपके इशू किए जाते हैं या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको इशू किए जाते हैं, उन सभी पे ये एप्लीकेबल रहेंगे। साथ के साथ जो आपके न्यूज़ या करंट अफेयर के चैनल्स होंगे उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो यहाँ आपको समझना होगा कि आने वाले समय में जब आप कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे होंगे, अगर वहाँ पर किसी भी सीन में अल्कोहल या सिगरेट्स का कंजम्पशन दिखाया जाएगा तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली इनको वार्निंग दिखानी ज़रूरी होगी, कंपल्सरी रहेगी, मैंडेटरी रहेगी। अभी कैबिनेट ने आपके CITIIS प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। अब ये है क्या, इसको आप इस तरह से समझिए, सिटी इन्वेस्टमेंट फॉर इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये 2.0 वर्जन है इसका, मतलब 2.0 वर्जन। यहाँ पर हम क्या फोकस कर रहे हैं, देखिए आप सभी ने स्मार्ट सिटी के बारे में सुना होगा, जहाँ पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो सिटीज़ हैं उनको मॉडिफाई कर सकें, मतलब एक ऐसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में उसे डेवलप करें कि जहाँ पर आप, जैसे आपको वाटर को मैनेज करना हो, वाटर सप्लाई को, यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करना हो, ट्रैफिक को मैनेज करना हो, आप इनको एक छत के नीचे मैनेज कर सकें। दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स आपके। तो यहाँ पर ऐसी सिटीज के अंदर ही हम फोकस कर रहे हैं अब सर्कुलर इकोनॉमीज को प्रमोट करने की। अब यहाँ पर ये पूरे भारत में हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही उन 100 स्मार्ट सिटीज में। यहाँ पर कंपटीशन बेस हम 18 सिटीज को चूज करेंगे। हो सकता है ये एक स्टेट की भी हो, अब हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स में भी हो, मतलब एक स्टेट में मोर देन 1 सिटी भी हो सकती है अगर वो कंपटीशन में अच्छे लेवल पे आती है। तो इसे 4 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें 3 लेवल रहेंगे। जैसे सेंट्रल लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर सकें और नॉलेज को बांट सकें अलग अलग स्टेट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि कैसे हम इस चीज़ को, जैसे आपकी सिटीज़ हैं, इन्हें क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स के तरफ लेके जा सके, ताकि जो अर्बन हीट आइलैंड की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आसपास के सराउंडिंग से आपके जो अर्बन सिटीज़ हैं इनका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, हम उसको कैसे केटर कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा। और सिटीज़ लेवल पे हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हम इंटीग्रेटेड मैनर में वेस्ट को मैनेज कर सकें, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट से वेल्थ जनरेट कर सकें। अब यहाँ पर इसमें हमारे सहभागी कौन रहेंगे, तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, KfW, यूरोपियन यूनियन, और भारत की तरफ से रहेगी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। यहाँ पर जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है ये कुछ पैसे आपके प्रोवाइड करेगी और यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर पैसे प्रोवाइड करेगी। यानी इसके 2 कंपोनेंट है, वन इज़ फाइनेंशियल कंपोनेंट एंड अदर इज़ टेक्निकल सपोर्ट। तो ये आपस में मिलके कुछ इस तरह से नई स्मार्ट सिटीज़ में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं। अब सर्कुलर इकोनॉमी एक नई टर्म हो सकती है आप सभी के लिए, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, आपके घरों में भी इसे करते हैं। जैसे आपके घर में मान लो आपने एक टी-शर्ट लेके आए, अब ये जो टी-शर्ट है कुछ टाइम बाद ये मान लीजिए पुरानी होगी, तो घर में इसको डस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी और पुरानी होगी तो कार साफ़ करने के लिए यूज़ हो सकती है, और फिर अंत में इसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी ली, अब गाड़ी की जो लाइफ है वो ख़त्म हुई, मान लो 15-20 साल के बाद, उस गाड़ी को पिघला कर इसे वापस से आयरन एंड स्टील में कन्वर्ट करना, ये भी आपका सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है, जहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि जो आपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है एक बार, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, ताकि न्यू रिसोर्सेज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। मतलब इससे आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर और ज़्यादा कार्बन एमिशन को रोकते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इसका मकसद ये है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें स्टेट, सिटी और नेशनल लेवल पे। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।